हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी केंद्र। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानने वाली बात है कि आयतन क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है। यानी कोई वस्तु जितना स्थान को वो अधिकृत करता है, छेकता है ना, उसको हम उसका आयतन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये दो चीज़ है ना, ये दो चीज़ है। दोनों का आधार ध्यान से देखिएगा तो लगभग बराबर है, आधार लगभग बराबर है। अब हम दोनों चीज़ को अपने हाथ पर ऐसे रखते हैं तो हमारे हाथ पर तो वो समान जगह छेका है, हमारे हाथ पर दोनों समान जगह छेका है क्योंकि दोनों का आधार बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों का आयतन बराबर है, क्योंकि इसका ऊंचाई कम है और इसका ऊंचाई ज़्यादा है। इसका मतलब इसका आयतन ज़्यादा है और इसका आयतन कम है। तो आयतन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आधार अगर समान है तो इसका मतलब आयतन समान हो जाएगा। आयतन का मतलब होता है कि ये कितने स्थान को अधिकृत कर रहा है। इसको रखने के लिए हमें अधिक स्थान की ज़रूरत होगी और इसको रखने के लिए कम स्थान की ज़रूरत होगी, इसलिए इसका आयतन अधिक है और इसका आयतन कम है। बात आई समझ में? तो इसलिए किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है। ये तो समझ में आ गया। अब है द्रव्यमान। प्रत्येक वस्तु में कुछ भार होता है जिसे हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी भार है और इसमें भी भार है। इसको भी उठाने के लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ता है और इसको भी उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है, लेकिन इसको उठाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और इसको उठाने के लिए थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि इसका द्रव्यमान अधिक है और इसका द्रव्यमान कम है। चलिए अगला पॉइंट है पदार्थ क्या है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, अब कोई भी वस्तु दुनिया की रहेगी तो वो स्थान तो घेरेगा ही, ये भी स्थान घेरता है और ये भी स्थान घेरता है। और जिसमें द्रव्यमान हो यानी भार हो, तो भार भी प्रत्येक वस्तु में रहती है ना। और जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध का मतलब क्या है? देखिए, अगर ये वस्तु यहाँ है, इसको हम खींच करके यहाँ लाना चाहते हैं तो इसके लिए बल लगाना पड़ेगा। यानी ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कह रहा है ये वस्तु कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। यानी इसको हम उसके बाद भी अगर लाना चाहेंगे तो इसमें बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा ना। यानी ये अवरोध उत्पन्न करता है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। जैसे ईंट, पत्थर, कागज, कलम, लकड़ी, है ना, पेड़ पौधे, सब पदार्थ है। आई बात समझ में? जिस भी वस्तु को हम देखते हैं सब क्या है? पदार्थ है। किसी को दिक्कत? चलिए, उसके बाद है द्रव्य क्या है। तो पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना होती है, ध्यान से समझिएगा, एवं स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। जैसे चीनी की बात करें तो चीनी एक द्रव्य है। क्यों? जरा ध्यान से देखिएगा। चीनी का जो सूत्र होता है C12H22 और O11, ये इसी निश्चित अनुपात में मिला रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब चीनी बनता है। कहने का मतलब किसी भी अनुपात में ये मिला नहीं रहता है, इसलिए इसका संरचना जो है वो निश्चित है ना। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। आई बात समझ में? इसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन ये निश्चित अनुपात में मिला रहता है। सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, तब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसकी संरचना निश्चित है और इसे हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसे भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चूना जिसका होता है CaOH2, इसमें भी कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में
मिला रहता है, इसलिए ये सब क्या है, द्रव है। अब बात करें क्या दूध द्रव है? देखिए दूध द्रव नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा, ये सब जो है निश्चित अनुपात में मिला नहीं रहता है। इसका मात्रा किसी गाय का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो सकता है, और किसी दूसरे गाय में प्रोटीन की मात्रा, दूध जो होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो सकता है ना। तो इसकी संरचना निश्चित नहीं है। समुद्र की जल की बात करें तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती है ना, इसलिए हम उसको द्रव नहीं बोल सकते हैं, उसको हम शुद्ध पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। क्या मिट्टी को हम शुद्ध पदार्थ यानी द्रव बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ मिली रहती है। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे पदार्थ की भौतिक प्रकृति, यानी पदार्थ की क्या भौतिक प्रकृति होती है। तो पहला है पदार्थ कणों का बना होता है। जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं सब क्या है, कणों का, यानी छोटे छोटे कणों का बना हुआ है। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें एक कार्यकलाप करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक शीशे का गिलास लेंगे, एक शीशे का गिलास लेंगे, इसमें यहाँ तक जल भर देंगे और चिन्हित कर देंगे कि जल का लेवल यहाँ तक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 चम्मच चीनी डालेंगे, और उसके बाद उसको हम चम्मच से अच्छी तरह घोल लेंगे। घोल लेने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो लेवल है, पानी का जो सतह है, वो अभी भी ऊपर नहीं गया है। पानी का जो सतह है अभी भी ऊपर नहीं गया है। अगर चीनी छोटे छोटे कण से मिलकर नहीं बने होते तब तो ये जितना आयतन चीनी का था उतना आयतन के बराबर ये ऊपर कर देता, पानी की सतह को ऊपर कर देता, लेकिन अभी भी ये पानी के सतह को ऊपर नहीं किया है। इसका मतलब है कि चीनी जो है टुकड़ा टुकड़ा हो करके, कण में बट करके, छोटा छोटा टुकड़ा हो करके कण में बट करके, और ये इसके बीच में, किसके बीच में, जल जो है, जल के जो कण है, मान के चलिए कि ये तीनों जल के कण है, इसके बीच में कुछ जगह बच गया, इसके बीच में ये प्रवेश कर गया। तो इससे हम ये समझते हैं कि चीनी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये तो हम केवल चीनी का उदाहरण देकर समझाए हैं। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर, यानी कण से मिलकर बना है। पत्थर भी कण से मिलकर बना है, कागज भी कण से मिलकर बना है। ये बात आई समझ में? अगर कण से मिलकर बना नहीं होता चीनी, तब क्या होता, पानी का सतह ऊपर उठ गया होता। कण से मिलकर बना है तब तो ये कण छोटा होकर के इसमें प्रवेश कर गया, पानी का जो कण है उसके बीच में प्रवेश कर गया। दूसरा भौतिक प्रकृति है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी पदार्थ का जो कण है ना वो एकदम छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। इसे समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें 4-5 बीकर की जरूरत है, 4-5 बीकर की जरूरत है। देखिए क्या करेंगे, एक बीकर में हम 100 ml, कितना, 100 ml जल ले लेंगे, और उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ रवा उसमें डालेंगे, कॉपर सल्फेट के रवा। आई बात समझ में? और उसको हम घोल लेंगे अच्छी तरह। तो इस विलयन का रंग कैसा होगा, नीला। ध्यान से समझिएगा, कॉपर सल्फेट का जो विलयन का रंग होता है वो कैसा होता है, नीला। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर में इसमें से 10 ml जल इसमें डाल देंगे, 10 ml जल इसमें से, और इसमें 100 ml जल और डालेंगे, सादा जल। अब इसका रंग कैसा होगा, इससे गाढ़ा होगा या इससे हल्का होगा, इससे हल्का होगा। चलिए अब ये प्रक्रिया हम फिर तीसरे बीकर में करेंगे, यानी इसमें से फिर 10 ml जल लेकर के इसमें डाल देंगे, और इसमें फिर 100 ml जल, सादा जल इसमें डाल देंगे।
ये प्रक्रिया हम करते करते 8-10 बीकर तक करेंगे, यहाँ तक आई बात समझ में। आप बता सकते हैं इसका भी रंग अभी भी नीला ही है, लेकिन अंतर ये है कि इसका जो रंग है काफ़ी गाढ़ा है, गाढ़ापन ज़्यादा है, और इसका गाढ़ा हल्का हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट के कुछ ही रबों मतलब अधिक से अधिक जल को वो नीला कर सकता है, अधिक से अधिक जल को वो नीला कर सकता है। ये कैसे संभव होगा? जब कॉपर सल्फेट का जो कण है वो एकदम छोटा रहेगा, एकदम छोटा रहेगा तब ना। अगर इतना छोटा नहीं रहता तब तो इसी में ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा करते करते हम 8-10 बीकर तक गए हैं। अब उसके बाद जो है उसका भी रंग अभी भी नीला है, लेकिन अंतर यह है कि इसका रंग थोड़ा हल्का हो गया और इसका गाढ़ापन ज़्यादा है। आई बात समझ में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए, तीसरा भौतिक प्रकृति क्या है? पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण है वो इधर से उधर गमन करते रहते हैं, ठीक है। और ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक अगरबत्ती ले लीजिए और किसी कोने में रख दीजिए। क्या उसके नज़दीक में जब जाएंगे, अगरबत्ती के नज़दीक में जाएंगे तो गंध तो हमें लगेगा, है ना। लेकिन अगर हम कुछ दूरी में चले जाते हैं तो इसका परफ्यूम, इसका इत्र हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। पहुंच पाता है? जब हम इसको जला देते हैं, माचिस की तिल्ली से जला देते हैं, तो क्या कुछ दूरी पर भी रहने से ये इत्र हमारे तक आता है कि नहीं आता है? कमरे में पूरे चारों तरफ इसका इत्र फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? इसका मतलब क्या है? ये जो इत्र है, परफ्यूम है ना, कौन? ये गतिशील है, ये इधर उधर गमन करने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि ताप बढ़ने पर कणों के जो वेग होते हैं, गति जो ऊर्जा बढ़ जाती है, गति करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा गति करने लगती है। आई बात समझ में। तो इसको जब हम जला दिए हैं तो ताप तो बढ़ गया है, तो इसलिए ये वेग में इसकी वृद्धि हो गई और ये दूर तक फैल जाता है। तो इसी प्रकार जल को भी देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसका जो कण है इधर उधर गमन करता रहता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। चलिए, चौथा जो है भौतिक प्रकृति, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। पदार्थ जो बना हुआ है वो कण से बना हुआ है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब ये कण एक दूसरे को आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसे हम अंतराअनुक आकर्षण बल कहते हैं। अब इसे समझने के लिए भी हम एक प्रयोग करेंगे। एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, एक खल्ली चौक, खल्ली होता है ना, इसको ले लीजिए। हाँ, एक ईंट ले लीजिए, ईंट, और हथौड़े से इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। लोहे को तोड़ने के लिए कितना हथौड़ा मारना पड़ेगा? कितना भी हथौड़ा मारेंगे ये चूर चूर नहीं होगा। लेकिन खल्ली को थोड़ा सा हथौड़ा मारिए, ये चूर चूर हो गया। ईंट को इससे थोड़ा ज़्यादा लगाइए, 1-2 हथौड़ा, चूर चूर हो गया। इसका क्या मतलब है? खल्ली जिस कण से बना हुआ है उसके बीच में जो वो बल है, अंतराअनुक आकर्षण बल, वो थोड़ा कम है। ईंट के जो कण है उसके बीच में जो अंतराअनुक आकर्षण बल है वो थोड़ा ज़्यादा है। और लोहे का जो लोहे जिस कण से बना हुआ है इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो इससे मजबूत है, सबसे मजबूत है। तो इससे हम ये समझते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। लेकिन कुछ पदार्थ के कण ज़्यादा आकर्षित करते हैं और कुछ पदार्थ के कण कम आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षित जरूर करते हैं। तो ऐसे बल को हम अंतराअनुक आकर्षण बल कहेंगे। आई बात समझ में। अगला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराअनुक स्थान कहते हैं। हम अभी समझाए थे। जल भी जो है ना,
जल भी जो है ना ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, और 2-4 जल जब एक साथ आता है तो उसके बीच में कुछ जगह बच जाता है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतराअनुक स्थान बोलते हैं। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतराअनुक स्थान। एक बाल्टी लीजिए, उसमें चावल को भर दीजिए। चावल को भरने के बाद उसमें पानी डालिए। क्या इसमें पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? ये पानी कहाँ गया? आप सोचेंगे कि इसमें चावल है तो पानी नहीं जाएगा। जाएगा। चावल के जो कण है उसके बीच में जो स्थान है उसमें पानी प्रवेश कर गया, तो वो स्थान चावल के लिए वही अंतराणु का स्थान हो गया। लेकिन हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ जिस कण से बना हुआ है उसके बीच में कुछ स्थान होता है जिसे हम अंतराणु का स्थान कहते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे आगे अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे।